ऑटोमेटेड एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ये हमारे बैच का लास्ट टॉपिक है। हमने चैप्टर 1 भी किया, 2 भी किया, 3 भी किया। हमने डेटा रिप्रेजेंटेशन भी किया, डेटा ट्रांसमिशन भी किया, हार्डवेयर भी किया, सॉफ्टवेयर भी किया, इंटरनेट एंड इट्स यूजेस भी किया। एवरी टॉपिक इज डन विद कंप्लीट टॉपिकल पास पेपर्स हमने कर लिए। कुछ क्वेश्चन आपने घर पे ही किए, कुछ हमने क्लास में किए, कुछ आगे प्रैक्टिस के लिए और भी करेंगे। लास्ट टॉपिक रह गया है ऑटोमेटेड एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। इसमें 6.1 है, 6.2 है, 6.3 है। 6.1 फोकस इज मोर टुवर्ड्स द ऑटोमेटेड सिस्टम कि ये क्या होते हैं, इसकी क्या क्या किस्में हैं, ऑटोमेटेड सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। 6.2 इज अबाउट द रोबोटिक्स, रोबोट क्या होते हैं, रोबोटिक्स क्या है, रोबोट की लॉज, रोबोट के देर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोबोट्स, किस किस जगह में एप्लीकेशन क्या है, यूजेज क्या है। एंड देन द नेक्स्ट वन इज 6.3 जिसमें हम टोटली एआई के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हम आ जाते हैं 6.1 ऑटोमेटेड सिस्टम्स की तरफ। ऑटोमेटेड सिस्टम्स क्या होते हैं? तो जब हम ऑटोमेटेड सिस्टम्स की बात करते हैं तो भाई ऑटोमेटेड सिस्टम आपको याद रखना है कि ये एक ऐसा सिस्टम है। अब आपको, आप कहते हो ना सिर्फ हम याद नहीं रख सकते, डेफिनेशन याद नहीं कर सकते, तो डेफिनेशन याद मत करो, आप उस पर्टिकुलर चीज के नाम से उसका एक फीचर याद रख लो। जैसे ऑटोमेटेड सिस्टम जो है ना, वो इट रिक्वायर्स नो और लेस ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब इसमें जो है वो ह्यूमंस का काम, ह्यूमंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ये। ठीक है, ये ह्यूमंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसका जो है ऑटोमेटिकली खुद चलता है, इसके अंदर ऐसा प्रोग्राम है जो खुद चलता है, इसको इंसानों की जरूरत नहीं है। या फिर इट रिक्वायर्स अ लिटिल ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब इंसानों की डिपेंडेंसी इसको नहीं चाहिए। ये एक ऐसा सिस्टम है जो एक दफा स्टैब्लिश, एक दफा डेवलप हो गया तो ये खुद ही खुद ही अपने आप को मॉनिटर करता है और खुद ही चलता है। और उसमें क्या क्या होता है ये देख लिया। अब यही पॉइंट हम नीचे भी देखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ सेंसर्स, प्रोसेसर्स एंड एक्चुएटर्स इंटीग्रेटेड टुगेदर टू परफॉर्म अ फंक्शन। इसमें सेंसर्स भी लगे हुए हैं, इसमें प्रोसेसर भी है जो बेसिकली इसका ब्रेन है जो सारी डिसीजन मेकिंग करेगा। इसमें एक्चुएटर्स भी हैं कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। एंड दे आर इंटीग्रेटेड टुगेदर, आपस में कनेक्ट हुए हैं टू परफॉर्म अ फंक्शन, कोई भी एक टास्क परफॉर्म करने के लिए। देयर इज नो और लेस ह्यूमन इंटरवेंशन। तो ये ऑटोमेटेड सिस्टम्स उन जगहों पे लगे हुए होते हैं जहां पर इंसानों की जाने की जरूरत नहीं है, जहां पर इंसान नहीं जा सकते, रिमोट एरियाज में या हवा के बहुत ऊपर लेवल पे या पहाड़ों पे या ऐसी जगह पे जहां इंसान नहीं जा सकते। ठीक है, वो जगह है जहाँ पे इंसान रीच आउट नहीं कर सकते, वो रिमोट एरियाज। और इंसानी डिपेंडेंसी ना भी जरूरत हो, मतलब एक टाइम आएगा ना, इंसान जैसा मशीनों पे काम कर रहा है तो एक टाइम आएगा इंसान चाहेगा यार मेरे बगैर चीजें होना शुरू हो जाए, मशीन खुद चीजों को एनालाइज भी करे, सेटअप्स को एनालाइज करे। तो ये बड़े बड़े सिस्टम्स में यूज होता है ऑटोमेटेड सिस्टम। कहाँ कहाँ यूज होता है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। मतलब एग्रीकल्चर में भी होगा ये, मेडिसिन या मेडिकल कह सकते हैं, या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कह सकते हैं, या ऑटोमेटिक पार्किंग कह सकते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहला जो हमारे पास टूल है वो है सेंसर। सेंसर क्या है? सेंसर इज अ डिवाइस दैट रिकॉर्ड्स फिजिकल डेटा एंड सेंड्स इट टू द प्रोसेसर। भाई सेंसर एक ऐसी डिवाइस है जो फिजिकल डेटा को रिकॉर्ड कर दी है और प्रोसेसर को फॉरवर्ड कर देती है, यही करता है ना। ह्यूमिडिटी सेंसर, पीएच सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 में, इनकी टाइप्स और इनके काम। ह्यूमिडिटी सेंसर मतलब हवा की नमी, पीएच सेंसर मतलब एक एसिड का, उस एक लिक्विड में कितनी एसिडिटी है या वो कितना बेसिक है। और प्रॉक्सिमिटी सेंसर मींस प्रेजेंस डिटेक्ट करना। एक्चुएटर भी हम पढ़ चुके हैं। एक्चुएटर एक ऐसी डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू फिजिकल डेटा। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को फिजिकल डेटा में कन्वर्ट कर रहा है। जैसे कि एयर कंडीशनर है, या फिर स्पीकर है, या फिर प्रोजेक्टर है, या फिर फैन है, वो यही कर रहे हैं ना कि उस सिग्नल्स को फिजिकल डेटा में, फिजिकल मूवमेंट्स में प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ से इसको कन्वर्ट करते हैं फिजिकल डेटा में। इट इज सिग्नल्ड बाय द माइक्रो प्रोसेसर टू टर्न ऑन एनी डिवाइस। बेसिकली एक्चुएटर के साथ जो माइक्रो प्रोसेसर कनेक्ट हुआ होता है, और फाइनली माइक्रो प्रोसेसर खुद टास्क नहीं करता, माइक्रो प्रोसेसर एक्चुएटर को ऑर्डर देता है और उसको फॉरवर्ड करता है कि भाई एक्चुएटर को टास्क परफॉर्म करना है। तो एक्चुएटर इज द वन हु इज परफॉर्मिंग द टास्क, एंड एंड माइक्रो प्रोसेसर इज द वन ऑर्डरिंग। ठीक है, नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन एज माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर खुद द वन हु मेक्स डिसीजंस, द वन हु कंट्रोल्स एवरीथिंग। इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा विद इन द ऑटोमेटेड सिस्टम। तो कुछ डेफिनेशन है वो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, इसके बाद द नेक्स्ट वन वी हैव इज डीसीएस। डीसीएस क्या है भाई? व्हाट इज डीसीएस? डीसीएस की फुल फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम। आप कह सकते हो कि डीसीएस इज अनदर नेम फॉर प्रोसेसर, ये कह सकते हो। बेसिकली डीसीएस प्रोसेसर का दूसरा नेम है, एक ही काम है। ये प्रोसेसर की जगह पे ऑटोमेटेड सिस्टम में डीसीएस लगता है।
Distributed control system is a computer that has been programmed to monitor and control the whole process. पूरे प्रोसेस के अंदर जो डिसीजन मेकिंग करनी है, जो ऑर्डर्स को फॉरवर्ड करना, ऑर्डर्स को देखना, प्रोसेस करना, वो सारा डीसीएस करता है. तो डीसीएस इज अ प्रोसेसर टू ऑटोमेटेड सिस्टम्स. ठीक है. देन वी हैव डेटाबेस. डेटाबेस आप लोगों को पता है भाई क्या होता है. डेटाबेस के अंदर हमारे पास डेटा सेव होता है, डेटा स्टोर होता है, डेटा ऑर्गेनाइज होकर स्टोर होता है. डेटाबेस ऑटोमेटेड सिस्टम का स्टोरेज एरिया है. द स्टोरेज एरिया वेयर द डेटा दैट इज यूज्ड एंड कंपेयर्ड बाय माइक्रोप्रोसेसर इज स्टोर्ड. ठीक है. तो डेटाबेस बेसिकली क्या है? डेटाबेस इस पूरे ऑटोमेटेड सिस्टम का स्टोरेज एरिया है जहां पर माइक्रो प्रोसेसर अपनी पुरानी, हम याद है आंसर्स में लिखते थे कि इट कंपेयर्स द वैल्यू विद द प्री स्टोर्ड वैल्यूज. तो वो जो प्री स्टोर्ड वैल्यू है ना, वो कहाँ स्टोर हुआ है? वो बेसिकली हमारे पास डेटाबेस में स्टोर हुई है. सही है. तो डेटाबेस यहाँ पे हम, अच्छा, अब हम बात करते हैं सिंबल्स की कि भाई कहाँ पे कौन सा शेप याद रखना है. वो भी हम अभी मैं आपको डिस्कशन करता हूँ. इंटरफेस को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको सिंबल्स को डिस्कस करते हैं कि कौन सी किसका क्या सिंबल है. जी एग्जाम में आ भी सकता है और वो आया भी एक दफा एक साल में. तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे. तो डेटाबेस हो गया. इसके बाद इंटरफेस की डेफिनेशन के बाद मैं सिंबल्स की तरफ आ रहा हूँ. इंटरफेस क्या है भाई? इंटरफेस इज वे ऑफ कम्युनिकेशन between what? Interface is a way of communication between two things. एक तरफ है processor, it provides the communication route of the processor with, दूसरी तरफ है sensors और actuators. तो processor एक तरफ है, दूसरी तरफ है sensors और actuators. तो processor का sensors और actuators के साथ contact करना. जैसे इंटरफेस, अगर हमारे, मैं कंप्यूटर की बात करूं, आईपैड की बात करूं, अभी मेरे सामने एक इंटरफेस है ना जिसके थ्रू मैं आपसे कोऑर्डिनेट कर रहा हूं, कम्युनिकेट कर रहा हूं. यहाँ पे जो इंटरफेस है वो यूजर के साथ कनेक्ट नहीं करता. यहाँ पे जो इंटरफेस है वो यूजर को कनेक्ट नहीं करता, बल्कि प्रोसेसर को सेंसर्स और एक्चुएटर से कनेक्ट करता है. ठीक है. तो एक तरफ है प्रोसेसर, एक तरफ है सेंसर्स और एक्चुएटर्स. तो इनको आपस में जो है कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक इंटरफेस यूज होता है. अब हम बात करते हैं कि भाई शेप्स कैसे याद रखें, किसका क्या शेप है. सबसे पहले बात करते हैं सेंसर की. सेंसर भी बॉक्स है, एक्चुएटर भी बॉक्स है. तो फिर फर्क क्या है? सेंसर भी बॉक्स है, एक्चुएटर भी बॉक्स है. तो हाउ डू वी फाइंड आउट? भाई अगर बॉक्स से वैल्यू जा रही होगी, मतलब अगर बॉक्स से वैल्यू निकल रही है, एरो निकल के दूसरी तरफ जा रही है, तो ये क्या होगा? ये सेंसर होगा. क्यों? क्योंकि ये वैल्यू लेके आपको दे रहा है. ये वैल्यू रिकॉर्ड कर रहा है, फिजिकल वैल्यू रिकॉर्ड कर रहा है और आगे भेज रहा है. तो जब एरो बाहर निकलेंगे ना डब्बे से, तो हम समझ जाएंगे वो बॉक्स सेंसर है. और अगर किसी बॉक्स में वैल्यू आ रही है, एरो बना हुआ है, अगर किसी बॉक्स में वैल्यू आ रही है, मतलब वो वैल्यू उसके पास जा रही है उस बॉक्स में, तो इसका मतलब उसके पास कोई टास्क का ऑर्डर जा रहा है कि भाई ये करना है, लॉक खोलना है, रोबोट को मूव करना है, लिफ्ट चलानी है, टैप ऑन करना है, कोई भी एक्स वाई जी ऑर्डर होगा. तो जब भी एरो किसी बॉक्स की तरफ आएगी ना, तो इसका मतलब वो बॉक्स जो है वो एक्चुएटर है. और अगर किसी बॉक्स से एरो निकल रही है, तो उसका मतलब है कि वो सेंसर है. इस तरह याद रखना है सेंसर और एक्चुएटर. माइक्रो प्रोसेसर जो है वो या तो माइक्रो प्रोसेसर के नाम से आएगा या तो डीसीएस के नाम से आएगा. दोनों की बात एक ही है, दोनों इसी तरह से सिंगल बॉक्स बनेंगे और ये मिडिल में होगा बिल्कुल. ठीक है. डीसीएस जो है वो बेसिकली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द होल प्रोसेस. ठीक है. तो या तो ये स्लाइट रेक्टेंगल होगा या तो ये स्क्वायर टाइप होगा, मतलब ये इसी शेप में होगा, इसका कोई अलग शेप नहीं है. अच्छा, फिर हम आते हैं डेटाबेस की तरफ. डेटाबेस याद रखना है सिलेंडर होगा. डेटाबेस जो है ना वो बिल्कुल सिलेंडर शेप में होगा. डेटाबेस विल बी इन सिलेंडर शेप. याद रखिएगा कि डेटाबेस जो है वो सिलेंडर शेप में होगा. सही है. फिर आते हैं इंटरफेस. इंटरफेस जो है वो थोड़ा सा वर्टिकल रेक्टेंगल शेप में होगा. इंटरफेस विल बी अ बिट इन वर्टिकल रेक्टेंगल शेप. ये जो है ना ये वर्टिकल रेक्टेंगल शेप में होगा. डीसीएस जैसे जैसे हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है ना, इंटरफेस हमारे पास वर्टिकल रेक्टेंगल, मतलब ये थोड़ा सा लंबाई की तरफ ऊपर जा रहा है. तो यहाँ पर अगर मैं छोटी सी डायग्राम देखूँ तो हमें समझ में आएगा कि भाई ये इंटरफेस जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अ कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसर, सेंसर्स, एक्चुएटर्स. तो ये कम्युनिकेशन कैसे बन रही है? बेसिकली एडीसी और डीएसी वाली कम्युनिकेशन है ना. तो ये यहाँ पर इंटरफेस अंजाम दे रहा है. यहाँ पर इंटरफेस ये कर रहा है कि डिजिटल डेटा आ रहा है तो इसको एनालॉग कर रहा है, एनालॉग डेटा आ रहा है तो इसको डिजिटल कर रहा है. जैसे कि सेंसर से डेटा आ रहा है, वो आपके पास एनालॉग है, तो ये इसको इंटरफेस को डिजिटल करके माइक्रो प्रोसेसर को भेज रहा है. इस तरह माइक्रो प्रोसेसर जो डेटा आ रहा है डिजिटल आ रहा है, उसको चेंज करके उसको एनालॉग भेज के एक्चुएटर को दे रहा है.
तो ये बेसिकली जो हमारे पास ट्रांसफर ऑफ डेटा है ये कर रहा है, एंड इट्स प्रोवाइडिंग अ कम्युनिकेशन रूट बिटवीन वन ऑन वन वे प्रोसेसर एंड ऑन द अदर वे वी हैव सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स, ठीक है। तो आपको शेप्स याद रखने भाई लाजमी। फिर हमारे पास आता है न्यूक्लियर पावर स्टेशन। अब ये देखें, ये आपके सामने मैंने एक ऑटोमेटेड सिस्टम ओपन किया है। अब आपको इसका याद नहीं रखना, आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि भाई आपको बस सेंसर्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा सेंसर क्या करता है। टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर, फ्लो सेंसर, गैस सेंसर, रेडिएशन लेवल सेंसर। ये रेडिएशन लेवल के लिए रेडिएशन का लेवल डिटेक्ट करता है बस। यहाँ पर देखें एक डीसीएस लगा हुआ है, सेंसर्स की वैल्यूज में जा रही है। यहाँ पर एक सुपरवाइजर बैठा हुआ है, इट कैन बी अ ह्यूमन हु इज कंट्रोलिंग थिंग्स फ्रॉम हिज होम एज वेल। सही है, ये घर से भी कंट्रोल कर सकता है। डीसीएस के साथ एक्चुएटर्स भी लगे हुए हैं, और एक्चुएटर्स के साथ आगे देखो वाटर पंप्स, वाल्व्स, ये सब चीजें लगी हुई हैं, ऑटोमेटिक शटडाउन। तो आपको बस ये समझना है रिलेशन बिटवीन माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम डीसीएस कह रहे हैं, सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। बस आपको ये रिलेशन समझनी है। अगर आपको सवाल आएगा ना, तो ये नहीं बोलेगा कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन में बताओ कैसे क्या होता है, आपको एक सिनेरियो बताएगा कि इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी। अब आप बताओ ये आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो आपको जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सेंसर्स वैल्यूज लेकर आएंगे, माइक्रो प्रोसेसर को देंगे, माइक्रो प्रोसेसर को प्री सेव वैल्यू से कंपेयर करेगा। मतलब ये वही वाला सवाल है जो हमने चैप्टर 3 हार्डवेयर में पढ़ा था, और हम आपको याद होगा हमने चैप्टर 6 के क्वेश्चंस भी उससे सॉल्व करे हैं, याद है आपको? चैप्टर 6 के क्वेश्चंस भी हमने इससे सॉल्व किए हैं। चैप्टर 6 के 7 मार्क का क्वेश्चन आप देखोगे ना, और 6 मार्क का क्वेश्चन हमने सॉल्व किए इससे। तो बस आपको ये एक रिलेशन पता होना चाहिए, आपको याद नहीं रखना कौन सी चीज कहां पर है। फायदे नुकसान ऑलमोस्ट सबके बराबर है। फास्टर है ऑटोमेटिक सिस्टम, सेफर है, चीपर है, इट रन्स अंडर ऑप्टिमम कंडीशंस, ठीक है, ये मल्टीपल कंडीशंस में चल सकता है। नुकसान क्या है? एक्सपेंसिव है। अब ये एक्सपेंसिव और चीप जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन है। हमारे मुल्क में एक्सपेंसिव है क्योंकि हम प्रोड्यूसिंग कंट्री नहीं, हम कंज्यूमिंग और असेंबलिंग कंट्री। हम चीज़ों को ला के असेंबल करते हैं, हमसे चीज़ें बनती नहीं, हम चीज़ें बना नहीं सकते, हम बस जोड़ सकते हैं। हम जोड़ने वाले मुल्क में हमें चीज़ें महंगी लगती हैं क्योंकि हमें इतना ज़्यादा टैक्स और सारी चीज़ें आ जाती हैं। बिकॉज वी आर नॉट द प्रोड्यूसर्स, वी आर द कंज्यूमर्स एंड वी आर द असेंबलर्स। सेफ्टी इंप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई इन सिस्टम्स को यूज़ करने, बनाने के लिए, सेटअप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और सेफ्टी इस सिस्टम की भी और इंसानों की भी, जो इसको बना रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे रख रहे हैं। साइबर अटैक्स भाई बहुत होते हैं, साइबर सिक्योरिटी हमने पढ़ा ना, पूरा समझ में आया हमें भाई क्या साइबर अटैक्स, किस किस तरह के अटैक्स आ गए मार्केट में। एनहेंस्ड मेंटेनेंस, भाई इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब इसको हर महीने, हर 6 महीने, हर वीक, हर साल, मतलब ये डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम, उसको बार बार मेंटेन किया जाता है, उसको सही किया जाता है, इसमें चीज़ें चेंज की जाती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एक और सिस्टम है जो मैन्युफैक्चरर ऑफ पैरासिटामोल है। ये देखो यहाँ पर हो सकता है आपको जो है वो लेबल करने के लिए पूछ ले। अब यहाँ पर देखो एक मॉनिटरिंग स्टेशन लिखा हुआ है। ये मॉनिटरिंग स्टेशन सिर्फ इसी में ही है, पैरासिटामोल की मैन्युफैक्चरिंग में। वरना वैसे मॉनिटरिंग सिस्टम आता नहीं है, साथ मॉनिटरिंग स्टेशन साथ नहीं आता, ये सिर्फ एक एक्स्ट्रा यहाँ पर यूज किया हुआ है। और ये बेसिकली ये सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम जो है ना, ये डीसीएस है यहाँ पर, ठीक है, दिस इज नोन एज डीसीएस है। और वही डेटाबेस है, सिलेंडर वाला इंटरफेस ये रहा बीच में, ये रहा सेंसर, ये रहा माइक्रो प्रोसेसर। मुझे बताओ सेंसर कौन सा है, ग्रीन वाला है या फिर ब्लू वाला है? सेंसर कौन सा है, जल्दी से बताओ, ग्रीन वाला या ब्लू वाला? जल्दी से बताओ कौन सा सेंसर है, ग्रीन या ब्लू? जल्दी से, हरी अप। ग्रीन वाला सेंसर, ग्रीन है, ओके परफेक्ट। क्योंकि भाई उससे डेटा आ रहा है, जो डेटा आपका लेके आ रहा है ना, वो होता है सेंसर। और ब्लू में डेटा जा रहा है, जिसमें डेटा जा रहा है वो क्या है, वो क्या है बेटा, वो एक्चुएटर है। अगेन इसके फायदे नुकसान बहुत से सेम है। पैरासीटामोल, अब आपको ये याद नहीं रखना कि कौन सी जगह पर कौन सा क्या आएगा, आपको बस एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। आप किसी भी सवाल, आपको सवाल में सिनेरियो होगा ना, आप उसको लिख सकते हो। फायदे वही फायदे जो पुराने वाले, फास्टर, सेफर, लेस एक्सपेंसिव, रन्स अंडर ऑप्टिमम कंडीशन, एफिशिएंट यूज ऑफ मटेरियल्स, हायर प्रोडक्टिविटी, कंसिस्टेंट रिजल्ट। मतलब ये वो फायदे हैं जो हर ऑटोमेटिक सिस्टम में लग सकते हैं। नुकसान महंगा, सेफ्टी इंप्लीकेशन, साइबर अटैक्स, एनहांस मेंटेनेंस। मतलब देखो एग्जैक्ट नुकसान है। ट्रांसपोर्ट में यूज होता है ऑटोमेटिक कार पार्किंग के लिए, यूजेस फ्यूअर ब्रेक पार्किंग स्पेस, कम स्पेस यूज होंगे। अवॉइड ट्रैफिक डिसरप्शन, कार्स कैन फिट इनटू स्मॉलर पीसेस। देखो कम से कम जगह में कार फेस फिट हो जाएगी। मतलब हम नॉर्मली पार्किंग करते हैं तो हमें अच्छी खासी जगह चाहिए होती है। रिड्यूस्ड इंश्योरेंस क्लेम, भाई जब एक्सीडेंट ही नहीं होगा पार्किंग में, चलाने में, बाहर निकालने में रोड्स पे, तो इंश्योरेंस भी कम हो जाएगी। इंश्योरेंस तो तब होती है ना जब एक्सीडेंट हो, एक्सीडेंट का रेट ज्यादा हो। सेफर सिस्टम, एक सेफर सिस्टम है फॉर द कम्युनिटी, फॉर द पीपल। कंसिस्टेंट रिजल्ट्स है,
ऐसा नहीं है कि गड़बड़ है, कंसिस्टेंट रिजल्ट। नुकसान क्या है? लॉस ऑफ स्किल्स, बेचारे ड्राइवर सारे घर बैठ जाएंगे। मेल फंक्शन, अगर सिस्टम मेल फंक्शन कर गया, मतलब सिस्टम हैंग कर गया, तो ये तो बीच रोड में हम फंस जाएंगे। कर्बिंग ऑफ व्हील्स, कर्बिंग ऑफ व्हील्स का मतलब है जब सिस्टम बार बार उसको व्हील्स को कंटिन्यूसली यूज कर रहा है ना, तो व्हील्स घिस जाते हैं, उसकी वजह से वो मूव करते हैं, उसको बोलते हैं कर्बिंग ऑफ व्हील्स। एनहांस्ड मेंटेनेंस, अगेन एनहांस्ड मेंटेनेंस एक्सपेंसिव, ये वही वाले पॉइंट्स आ गए। देन वी हैव एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के सिस्टम को जरा गौर से देखें तो यहाँ पे देखो नई टर्म है कंट्रोलर, ये भी वही डीसीएस ही है, ठीक है। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, यहाँ पे देखो इंटरनेट लगा हुआ है, यहाँ पे एक्चुएटर है जो वाटर पंप्स के साथ कनेक्ट हुए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से वायरलेस ट्रांसमीटर यूज हो रहे हैं। फायदे क्या है भाई? रिड्यूस लेबर, बेटर एंड मोर एफिशिएंट कंट्रोल, फास्टर रिस्पॉन्स, सेफर, डिफरेंट क्रॉप्स में रिक्वायर डिफरेंट इरिगेशन रिक्वायर। मतलब ये वो पॉइंट है जो आप एग्जाम हॉल में बैठ के सोच भी सकते हो कि हाँ यार इस पे क्या होना चाहिए, अच्छा ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। प्रोडक्टिव रिजल्ट्स, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स, हायर एक्यूरेसी, मतलब ये वो पॉइंट है जो हर सिस्टम में बैठते हैं, हर सिस्टम में, ठीक है। फास्टर रिस्पॉन्स। नुकसान क्या है भाई? हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, एक्सपेंसिव, नो नीड टू मेंटेन वाटर चैनल, वाटर चैनल को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास वेदर। ऑटोमेटेड वेदर स्टेशंस आर डिजाइंड टू सेव लेबर एंड टू गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिमोट रीजन। भाई ऐसी जगहों पे ना जहाँ इंसान नहीं पहुंच सकते, वहां का भी तो वेदर वेदर चाहिए ना, तो वो रिमोट रीजन के लिए फिर ये सिस्टम वहां पे इंस्टॉल होंगे। और वेयर कॉन्स्टेंट वेदर डेटा इज अ रिक्वायरमेंट। Automated weather stations require a microprocessor, storage, battery, and a range of sensors. और बैटरी ज़्यादातर सोलर पावर्ड होती है। अब ये कुछ एक्स्ट्रा सेंसर्स हैं जो हमने नहीं देखे हुए, दो तीन इसमें से, तो वो ज़रा गौर से देख लें। थर्मोमीटर, आप सबको पता है एग्रीकल्चर, ओ सॉरी टेम्परेचर, एग्रीकल्चर बोल रहा हूँ, टेम्परेचर। थर्मोमीटर तो सबको पता है कि भाई टेम्परेचर की हॉटनेस जो है और कोल्डनेस डिटेक्ट करता है, जिसको आप टेम्परेचर कहते हो, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। एनीमोमीटर क्या है? एनीमोमीटर इज यूज टू मेजर विंड स्पीड, हवा का जो रुख है, हवा की जो स्पीड है उसको डिटेक्ट करता है, उसको मेजर करता है। हाइग्रोमीटर टू मेजर ह्यूमिडिटी, हाइग्रोमीटर इज यूज टू मेजर ह्यूमिडिटी, कि कितनी हवा में पानी का लेवल और कितना है, ये सब चीजें डिटेक्ट करते हैं। देन वी हैव बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या करता है भाई? बैरोमीटर मेजर्स द रेनफॉल, बैरोमीटर इज यूज टू मेजर रेनफॉल। लाइट सेंसर, लाइट सेंसर इज यूज टू मेजर आवर्स ऑफ डे लाइट, ठीक है भाई, मतलब दिन में कितनी लाइट है, वही जो हमने पढ़ा था उसको स्ट्रीट लाइट से कंपेयर किया था। फ्लो सेंसर इज यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ लिक्विड और गैस, ठीक है, ये सब चीजें आती। तो ये हमने अगेन एक सिस्टम देखा। तो मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये सिस्टम को याद नहीं रखना, क्योंकि हमारे पास जो सवाल आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें रिलेशन बतानी होगी सेंसर से माइक्रो प्रोसेसर की, माइक्रो प्रोसेसर से फिर एक्चुएटर की, और फिर जो भी टास्क परफॉर्म होगा उसकी, ठीक है, ये चीज बतानी होती है हमें। देन वी हैव गेमिंग। गेमिंग क्या चीज़ है भाई? गेमिंग डिवाइसेस हमारे पास, जैसे प्ले स्टेशन है, एक्सबॉक्स है, वो किस तरीके से आपको रियल टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं थ्रू द यूज ऑफ एक्सेलरोमीटर एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर। एक्सेलरोमीटर क्या है? एक्सेलरोमीटर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक्सबॉक्स या प्ले स्टेशन की बात करूँ, तो आपने देखा है कि आजकल रियल टाइम डिवाइसेस ऐसी आ गई वर्चुअल वीआर वाली, कि आपने अगर फॉर एग्जांपल रैकेट या टेनिस खेलना है, तो आपके हाथ में एक स्टिक है, आप मूव करोगे तो स्क्रीन में प्लेयर भी मूव करेगा। तो ये एक्सेलरोमीटर से, गाड़ियों की गेम्स में एक्सेलरोमीटर होते हैं, गाड़ियों में असल में एक्सेलरोमीटर्स होते हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर तो अब बहुत सारी चीज़ों में आ गए। प्रॉक्सिमिटी सेंसर जो है हमारे पास आते हैं, क्या कहते हैं, प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए, ये सब चीज़ों सही है, कि ऑब्जेक्ट कितना क्लोज है, ये सब। लाइटनिंग, कंट्रोल ऑफ लाइटिंग इन एन ऑफिस हैज लाइट सेंसर्स, मोशन सेंसर्स एंड इंफ्रारेड सेंसर्स, ठीक है। केमिकल प्रोसेस इन अ लेबोरेटरी, लेबोरेटरी के अंदर एक केमिकल प्रोसेस जो आप बायो के सॉरी उसमें केमिस्ट्री के अंदर जब आप कर रहे होते हो, आपने आप सबने किया ना टाइट्रेशन, केमिकल प्रोसेस आप सबने टाइट्रेशन पढ़ा है ना। तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक टाइट्रेशन हो गई, मतलब यहाँ पे सेंसर्स और एक्चुएटर बेस्ड टाइट्रेशन हो गई। मतलब हम पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री के अंदर, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ा है उन लोगों की बात पता होगी कि भाई एक ट्रांसपेरेंट कलर होता है, टाइम आता है सोल्यूशन पिंक हो जाता है, नहीं वी हैव टू स्टॉप फर्दर लिक्विड फ्रॉम ड्रॉपिंग। तो अब ये एक्यूरेट हो गया, मतलब एक एक्स्ट्रा ड्रॉप भी नहीं गिरेगा। एक्चुएटर यहाँ से इसको टैप को संभाल रहा है, कलरोमीटर नीचे लगा हुआ है, कलरोमीटर क्या कर रहा है, यहाँ से कलर्स की वैल्यू भेज रहा है माइक्रो प्रोसेसर को, और माइक्रो प्रोसेसर क्या कर रहा है, एक्चुएटर को यहाँ पे कनेक्ट हुआ हुआ है, और जहां कलर चेंज होके पिंक हो जाएगा, वहां पे माइक्रो प्रोसेसर को पता लग जाएगा
क्योंकि उसकी प्री स्टोर्ड वैल्यू पिंक है। अगर वो पिंक पिंक के बराबर हो जाएगा तो ये एक्चुएटर को बोल देगा कि भाई स्टॉप हो जाओ। तो ये जो नल का है, ये जो टैप है, दिस टैप विल स्टॉप एंड नो फर्दर लिक्विड विल ड्रॉ। तो अब ये चीजें एडवांस हो गई हैं, ऑटोमेटेड हो गई हैं, अब हमें करने की जरूरत नहीं है, अब ये चीजें एक्यूरेट हो गई हैं। ठीक है। द लेवल सेंसर measures how much liquid is being added from A. This data is sent to microprocessor. Readings are also sent to the microprocessor from a calorimeter. वही सारी बातें लिखी हुई हैं। फायदे क्या हैं भाई? मोर कंसिस्टेंट रिजल्ट्स हैं इसके, लेस डेंजरस है। ठीक है। एंड देन वी हैव फास्टर रिजल्ट्स। और क्या है? ऑटोमेटिक एनालिसिस है इसके, हाईली ट्रेन स्टाफ। इसका जो स्टाफ होगा उसको भाई सही से ट्रेन करना पड़ेगा, और वो ट्रेन होगा, एक दफ़ा प्रॉपरली ट्रेन हो जाएगा। रिजल्ट्स कैन बी मॉनिटर्ड। जो भी रिजल्ट्स हैं उसको मॉनिटर किया जा रहा है। ठीक है। नुकसान क्या है भाई? लेस फ्लेक्सिबल है। ठीक है। लेस फ्लेक्सिबल इस तरीके से है कि हर जगह पे हर उसमें ये नहीं हो सकता। मतलब इसके स्पेसिफिक, कुछ स्पेसिफिक हम कह सकते हैं कुछ स्पेसिफिक, क्या बोलेंगे इसको, सॉल्यूशंस के लिए ही यूज हो सकता है। ये सॉल्यूशंस मिलाते हैं ना आपस में कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स के लिए, हर जगह पे ये यूज नहीं हो सकता, हर जगह अकोमोडेट नहीं हो सकता। सिक्योरिटी रिस्क इसके ज्यादा है। सिक्योरिटी रिस्क से मुराद ये है कि भाई आग लगना और इस तरह की जो चीजें हैं। ठीक है। और कुछ भी मतलब हादसा हो जाना, कुछ भी इस तरह का मसला। मशीन है ना, देखो मशीन से अगर ऊंच नीच हो गई, आग वाग लगे, तो हम वो मशीन क्या करेगी अगर कोई इंसान नहीं है रोकने का? मेल फंक्शन कर जाएगी, कोई मसला हो जाएगा, कोई एक जगह एक्सप्लोड हो जाएगी। एक्सपेंसिव बहुत है। ठीक है। तो ये हमने 6.1 हमने डन कर लिया है। अब हम आ रहे हैं टूवर्ड्स 6.2। ठीक है। फिर हम इसके साथ ही एक साथ हम पूरा टॉपिक करने के बाद इसके एक साथ पास पेपर्स करेंगे। ठीक है। देन वी हैव रोबोटिक्स। रोबोटिक्स एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और 6.2 रोबोटिक्स, 6.3 एआई है। ठीक है। अच्छा, 6.1 में किसी का कोई सवाल है बेटा तो हैंड रेस करके क्वेश्चन पूछ लो जल्दी सारी है, फिर हम रोबोटिक्स की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। जी बेटा। जी उदा। बाकियों को भी है तो पूछ लें। जी बेटा पूछें। सर, इसमें हमें सारी डायग्राम्स को मेमोराइज करना है। नहीं नहीं नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, मेमोराइज नहीं करना। मेमोराइज नहीं करना डायग्राम्स को। डायग्राम्स को सिर्फ और सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए, पर्पस क्या है बस। ना तो आपको ये भी याद नहीं रखना कि कौन से किससे कनेक्ट हो रहा है। आपको डायग्राम्स मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए दिए, समझने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए। याद नहीं रखना। ठीक है। मेमोराइज नहीं करना। सही है बेटा। और कोई सवाल है तो पूछ लें। सिर्फ रेफरेंस बेस्ड है। जो डायग्राम्स हमें आगे बनानी होंगी वो हम करेंगे आगे। जी भाई। नो क्वेश्चंस फर्दर क्वेश्चन डू वी हैव टू लर्न? नहीं, डू वी डोंट। डायग्राम आ सकती है, डायग्राम यूं क्वेश्चन में आ सकती है लेबलिंग के लिए, या फिर बनाने के लिए अलग से पूरी एक साथ डायग्राम नहीं है कि वो किसी लिंक किसी चीज के साथ मिला के आएगी आपके पास। ठीक है। केमिकल प्रोसेस का हाईली स्टाफ कैसे? अच्छा मैं कर देता हूँ। हाई यार माइक्रोफोन में पूछ लो, बेहतर है ना, थोड़ा सा इजी हो जाता है। मैं बिल्कुल बताता हूँ हाईली ट्रेन स्टाफ का और केमिकल। ठीक है। सारे सेंसर्स भाई, जो चैप्टर 3 में हमने सारे सेंसर्स पढ़े हैं वो सारे एक तरफ लिखे हैं सब के सब। इसमें बस दो तीन ऐड हो रहे हैं, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर और बैरोमीटर। तीन और ऐड कर दो, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर और बैरोमीटर। डिटेल में तो नहीं, ज्यादा डिटेल में नहीं समझना, बस सेंसर और उसका फंक्शन पता होना चाहिए। और हाईली ट्रेंड स्टाफ का मतलब बेटा ये है, हाईली ट्रेंड स्टाफ का मतलब ये है कि जब एक मशीन को समझने वाली स्टाफ होगी तो वो एजुकेटेड भी होगी। एजुकेटेड स्टाफ होगा हमारे पास, उसको पता भी होगा, उसको टेक्निक्स पता होंगी, उसको स्किल्स पता होंगी उस मशीन को चलाने के लिए, तो इसलिए हाईली ट्रेंड स्टाफ है और ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। रोबोटिक्स। रोबोटिक्स की डेफिनेशन याद रखनी है। व्हाट इज रोबोटिक्स? ये भी आ सकती है और एक दफा आई भी है। A branch of computer science that includes design, construction and operation of robot। भाई रोबोटिक्स एक ऐसी आप कह सकते हो कि ये डेफिनेशन है, ये एक ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस है, पूरा एक अलग डोमेन है कंप्यूटर साइंस का, विच इंक्लूड्स द डिजाइन, रोबोट्स किस तरह डिजाइन होते हैं, द कंस्ट्रक्शन, रोबोट को बनाना किस तरीके से,
ठीक है, एंड ऑपरेशन ऑफ रोबोट्स, रोबोट के क्या क्या ऑपरेशन है, क्या क्या टास्क है, क्या क्या फंक्शंस है, क्या क्या उसके काम है, सही। तो रोबोट्स का डिजाइन करना, रोबोट्स की कंस्ट्रक्शन और उनके ऑपरेशन। द वर्ड रोबोट, और ये डेफिनेशन मैंने आपको बताया, ये आ सकती है, सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। The word robota comes from the Czech word robot. The word robot comes from a Czech word robota, which means forced labor. रोबोटा का मतलब होता है फोर्स लेबर, जबरदस्ती काम करवाना। तो एक ऐसी चीज बनाई जो जो बनी ही सिर्फ काम करने के लिए। एंड द टर्म was first used in the 1920s play Rossum's Universal Robots. ये उस वक्त का है, 1920s का जो है, वो उस टाइम से ये वर्ड यूज हुआ था, और वो फिर आहिस्ता 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 लोगों इसमें इन्वॉल्व होना शुरू हुए, और अब आज रोबोट्स बन गए। रोबोट्स और मशीन्स, उस वक्त सोचते थे यार इम्पॉसिबल होगा, आज रोबोट्स बन गए। रोबोट्स आर मशीन्स दैट वर मेड टू हेल्प ह्यूमन टू डू डिफिकल्ट और रिपीटेटिव टास्क, ठीक है ना। बेसिकली रोबोट्स का काम यही है कि भाई इंसान के जो जो मुश्किल टास्क है वो कंप्लीट हो जाए, जो रिपीटेटिव टास्क हैं वो कंप्लीट हो जाए, जो बोरिंग जॉब्स हैं इंसानों को मुश्किल लगती हैं, जो जिसमें इंसान बोलता है यार ये बार बार करने वाला, वो बार बार करने वाले काम जो है वो रोबोट्स कर सके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर यूज इन फैक्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स बनाना वो जो ये जो रिपीटेटिव काम है वो आज भी फैक्ट्रीज के अंदर अगर हम देखें, तो टोयोटा और जो गाड़ियों के शोरूम्स हैं वहां पर अगर हम नजर घुमाएं, तो वहां पर तो वैसे ही रोबोट्स कब के शुरू हो गए, आज से 4 5 7 8 साल पहले से वहां पे जो है चल रहे हैं मामला, ठीक है। रोबोट्स के छोटे छोटे से रोबोट्स काम कर रहे हैं, और अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने अपने घरों में रखना शुरू कर दिए हैं एज अ मेड। लोगों ने मेड हटा के रोबोट रखना शुरू कर दिए हैं, और बहुत सारी जगहों पे अब रोबोट्स आहिस्ता आहिस्ता रेस्टोरेंट्स में आ रहे हैं, ठीक है। लॉज ऑफ रोबोटिक्स, भाई 3 लॉज है आपको याद रखने, जैसे न्यूटन की लॉज है ना, उस तरह रोबोटिक की भी लॉज है। रोबोट्स की क्या लॉज है भाई, 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स के हैं। रोबोट मे नॉट इंजर अ ह्यूमन थ्रू एक्शन और इनएक्शन। पहली लॉ ये है कि भाई रोबोट इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी भी सूरत में नहीं पहुंचाएगा। इंडियन मूवी रोबोट्स की देखिए, चिट्ठी। एनीवन हु हैव सीन चिट्ठी, बताएं जल्दी से, हु हैज सीन चिट्ठी, इंडियन रोबोटिक मूवी, डज एनीवन हैज वॉच इट? ठीक है, जिसने नहीं देखी तो भाई वो देखना लाजमी, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इससे आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। और फिर उसकी एक एक और पार्ट चिट्ठी 2.0 भी आया है। तो जून जुलाई में जब फ्री हो जाओ ना, चिट्ठी लाजमी देखना। उसमें एक बंदा एक रोबोट बनाता है, और एक टाइम आता है कि जब रोबोट में फीलिंग्स भी आ जाती हैं, और वो रोबोट उसके ऊपर हावी हो जाता है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। रोबोट ह्यूमन को नुकसान नहीं दे सकता, क्योंकि ह्यूमन इज द क्रिएटर ऑफ रोबोट। तो रोबोट को एक लिमिट में, एक औकात में बनाओ, ऐसा रोबोट को नहीं बना दो कि कल को वो तुम्हारे भी ऊपर आ जाए। रोबोट को ऐसा नहीं बनाओ, रोबोट को हमेशा ऐसा बनाओ कि वो ओबीडियंट हो, और वो अपने मालिक के ऑर्डर्स ले। हमें किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया ना। हम जितनी भी तरक्की हासिल कर लें, जितनी भी चीजें कर लें, जो भी कर लें, एट द एंड वी हैव टू प्रे टू हिम, वी हैव टू आस्क फॉर हिज हेल्प, ठीक है ना। तो हम जिस चीज को बना रहे हैं, रोबोट को बना रहे हैं, तो भाई रोबोट हमें नुकसान नहीं दे सकता, हमारी सुनेगा वो, ठीक है। रोबोट मस्ट ओबे ऑर्डर्स गिवन बाय ह्यूमंस, ठीक है, अनलेस इट कम्स विद इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वन, उसको छोड़ दें, बस मेन पॉइंट याद रखें। रोबोट मस्ट ओबे ऑर्डर्स गिवन बाय, भाई इंसान जो भी बोल रहा है, जो भी काम करवा रहा है, रोबोट को उसको करना चाहिए, सही है। रोबोट विल डू इट, उसको इस तरह प्रोग्राम करो। रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इटसेल्फ अनलेस इट इज दिस कॉन्फ्लिक्ट्स विद लॉ वन। ये वाली लाइन छोड़ दें, ये वाली अनलेस दिस वाली, और अनलेस को छोड़ दें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने हाईलाइट करवा दिया, ठीक है। रोबोट मस्ट प्रोटेक्ट इटसेल्फ, भाई रोबोट को अपने आप को प्रोटेक्ट लाजमी करना है। आपने देखा है वीडियोस में अक्सर रोबोट जो है, हमने रील्स, जो वायरल रील्स होती हैं उसमें देखते हैं रोबोट चल रहा है, अचानक से वो कहीं भटक गया, या किसी चीज से टकरा गया, या गिर गया। ऐसे रोबोट नहीं होने चाहिए, ऐसे रोबोट फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर चल ही नहीं पाएंगे ना। रोबोट ऐसा बनाओ जो खुद का ध्यान रखे। रोबोट ऐसा होना चाहिए कि वो खुद को देखे कि भाई आगे पीछे अगर कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, कोई चीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो रोड पे चल रहा है, या कोई भी चीज है, आगे आगे तो बेटा यही है ना एरा, आगे तो रोबोटिक एरा है, रोबोट्स वगैरह चलेंगे, टास्क परफॉर्म होंगे, हर चीज रोबोट से होगी। वेटर्स और जितनी भी चीजें हैं वो सब, उन सब की एम्प्लॉयमेंट रोबोट खा जाएंगे, हर जगह रोबोट्स यूज हो रहे होंगे। तो रोबोट जो अपने आप को बचाएं चीजों से, ऑब्स्टिकल से, दूसरी चीजों से, वो अगर चल रहे हैं तो वो डिटेक्ट करें, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स उनमें लगे लगे होने चाहिए, कि वो किसी ऑब्जेक्ट के क्लोज आए तो उससे उससे भटके नहीं, उस पर लगे नहीं, उससे दूर चलें, ठीक है, डिस्टेंस रख के चलें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोबोट, भाई कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोबोट्स के। पहला ये कि इट हैज अ मैकेनिकल स्ट्रक्चर। पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है, उसकी क्वालिटी ये है, आपको पूछ सकता है भाई स्टेट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स, या बोल सकता है स्टेट 2 लॉस। तो आपको याद रखना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोबोट ये कि उसके पास एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा एक मशीन स्ट्रक्चर है जो मैकेनिकली चलेगा। इट हैज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, उसके पास एक इलेक्ट्रिकल, उसके पास एक दो नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है। उसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, जैसे कि सेंसर हो गया, एक्चुएटर हो गया, ठीक है, प्रोसेसर हो गया,
और इस तरीके के इसके बाद बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है। कैमरा हो गया देखने के लिए, सही है। इट कैन बी प्रोग्राम, भाई ये प्रोग्राम हो सकता है, ठीक है। ये पूरा एक प्रोग्राम वो होता है, एल्गोरिथम, प्रोग्राम एल्गोरिथम की बेस पे चलता है। रोबोट की दो टाइप्स है भाई, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट रोबोट्स, डिपेंडेंट रोबोट्स। इंडिपेंडेंट रोबोट्स ऐसे रोबोट्स को बोला जाता है जो कि खुद इंडिपेंडेंट हो, मतलब उनको किसी ह्यूमन की डिपेंडेंसी की जरूरत ना हो। नो डायरेक्ट ह्यूमन कंट्रोल, इट कैन टोटली रिप्लेस ह्यूमन एक्टिविटी। मतलब कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करें जिसमें बार बार किसी इंसान को डायरेक्शन ना देनी पड़े। कोई ऐसा टास्क जो ऑटोमेट हो जाए कि बस चलो भाई रोबोट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि किसी जगह पे कोई रोबोट काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल जमीन साफ कर रहा है या कोई ऑर्डर ले रहा है या कोई भी चीज को साफ कर रहा है, तो अब उसको इंसान की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक उसको एक प्रोग्राम बना दे, चलो भाई चलते रहो। डिपेंडेंट रोबोट्स वो रोबोट्स होते हैं जिनको ह्यूमन की डिपेंडेंसी की जरूरत होती है, ह्यूमंस के ऑर्डर पे चल रहे होते हैं और इनको इंटरफेस चाहिए होता है, एन इंटरफेस टू कम्युनिकेट विद द रोबोट। इट पार्शियली रिप्लेसेस ह्यूमन एक्टिविटी। बेसिकली डिपेंडेंट रोबोट्स वो रोबोट्स हैं जिनको कॉन्स्टेंटली ह्यूमंस के डायरेक्शंस की, कमांड्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं तो इसकी एग्जांपल हो सकती है ड्रोन। कोई भी ड्रोन, अगर हम ड्रोन कैमरा चला रहे हैं तो ड्रोन कैमरा में यही होता है ना कि जो बंदा चला रहा होता है वो कंटिन्यूअसली सिग्नल दे रहा होता है, आगे बढ़ो पीछे हो। वो बेसिकली ड्रोन को ऊपर नीचे आगे पीछे शादियों में और इवेंट्स में देखा है ना आपने। तो वो जो ड्रोन बेसिकली कैमरा है ना, उसके पीछे पूरा रोबोट है भाई। उसमें बहुत सारे सेंसर्स लगे हैं। क्या समझा है वो ड्रोन को? वो ड्रोन का रिमोट देखो, आपको समझ में आ जाएगा। वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक रिमोट होता है, उसमें स्क्रीन चल रही होती है। बहुत महंगी चीज है वो, प्रॉपर एक रोबोट बेस्ड है। फैक्ट्रीज में रोबोट्स काम करते हैं भाई। वेल्डिंग पार्ट्स, वेल्डिंग इनकी बहुत एफिशिएंट है। और देखो कोई बात है ना कि जल्दी भी चाहिए, एक्यूरेट भी चाहिए, ठीक है, और ऐसा भी ना, ऐसा थका हुआ काम भी ना हो, एक्यूरेसी के साथ हो, जिसके कंसिस्टेंट रिजल्ट्स हो, तो वो रोबोट करेगा। तो एक दफा की इन्वेस्टमेंट है, एक दफा का रोबोट सेट कर लिया। देखो इस तरह की चीजें, ये जो आप देख रहे हो रोबोट, ये इस तरह वेल्डिंग, ये कहाँ लगे हुए होते हैं? ये होते हैं टोयोटा के शोरूम्स में, ये होते हैं सुजुकी के शोरूम्स में, ऑटोमेटिक वेल्डिंग, ठीक है। वो आप ऑटोमेटिक चीजें वेल्ड कर रहे हो, पार्ट्स वेल्ड कर रहे होते हैं। तो वेल्डिंग पार्ट्स, स्प्रे पेंटिंग पैनल्स ऑन अ कार, गाड़ियों की कलर्स वगैरह करना, मतलब वो सारी ऐसी चीजें जिसको हम देख के बोले यार इतनी सफाई इंसानों के हाथ में कब आ गई, वो सारी रोबोट्स करते हैं काम। फिटिंग विंड स्क्रीन टू कार्स, विंड स्क्रीन जो है वो गाड़ियों की विंड स्क्रीन लगाना, गाड़ियों में जो विंड स्क्रीन वगैरह फिट होती हैं वो सारी की सारी रोबोट्स करते हैं। कटिंग आउट मेटल पार्ट्स टू अ हाई प्रिसीजन। मेटल पार्ट्स की कटिंग, मतलब गाड़ियों की, अगर हम गाड़ियों के डोमेन की बात कर रहे हैं तो फिर गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह को कट करना, और इतनी सफाई से कट करना कि हम ना कर सकें, जाहिर सी बात है हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक एक्यूरेट कंप्यूटर कंट्रोल पे चल रहा होता है ना। बॉटलिंग एंड लेबलिंग प्लांट्स, वेयर हाउसेस, ये सब चीजें। लेबलिंग मतलब करना, ठीक है, कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्लांट्स के ऊपर अलग अलग ग्रीन हाउसेस में जो है उसको अलग अलग चीज़ों को लेबल करना, अलग अलग चीज़ों पे फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट बनाना, इस तरह की चीज़ें वेयर हाउसेज में यूज होते हैं। वेयर हाउसेज में प्रोडक्ट मेकिंग वगैरह में यूज होते हैं। होम में कहाँ यूज होते हैं भाई? ऑटोनॉमस फ्लोर स्वीपर। ऑटोनॉमस फ्लोर स्वीपर क्या होते हैं भाई? ऑटोनॉमस फ्लोर स्वीपर जो बेसिकली खुद खुद जो है वो जमीन को साफ कर रहे होते हैं, ठीक है। वो पूरी उन्होंने, उनका ऐसा प्रोग्राम है कि वो ऑटोमेटिक जो है वो जो है जो जमीन है उसको अलग अलग जगहों पे देख रहे हैं, वो साफ कर रहे हैं उसको। और वो मिट्टी लग रही है तो उसको साफ कर रहे हैं, उसमें पोछा भी लगा हुआ है तो वो झाड़ू भी लग रही है, और ऑटोमेटिक है, मतलब वो मासियों की जरूरत ही नहीं भाई। इंडिया में अ लार्ज पॉपुलेशन हैव रिप्लेस देयर मेड्स विद दीज रोबोट्स। भाई एक दफा की इन्वेस्टमेंट है ना, डब्बा ले लिया छोटा सा राउंड सा, वो चल रहा है जमीन पे, चल रहा है अनटिल एंड अनलेस उस पर पाँव नहीं रख देना, वरना तो सत्यानाश हो जाएगा। क्या कर रहे हो? पाँव वाँव रखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक जो है वो बस आप ख्याल रखो उसको, उसके ऊपर चढ़ नहीं जाना, बाकी उसका काम बेहतरीन है, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती है, ठीक है। ठीक है, बॉटलिंग का मतलब समझ गए ना? आपको जो है कोई प्रोडक्ट्स को बॉटल्स में डालना और उसको पैक करना, उसके ऊपर उसका, जैसे फॉर एग्जांपल हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक्स तो नहीं हो सकती ना, हम तो नहीं बना सकते ना कोल्ड ड्रिंक्स को बना के फिर गैस, उतनी गैस के साथ उसको बंद करना, वो सब रोबोट्स करता है, लेबलिंग करना उनकी। ऑटोनोमस लॉन मूवर्स, कपड़े वगैरह सुखाना धोना सब चीजें। आयरनिंग रोबोट्स, इस्त्री करने वाले रोबोट्स हैं सारे। पूल क्लीनिंग, भाई इंसान कहाँ तक पहुंचेगा? वही बात है ना। अब हर चीज का एक सॉल्यूशन आ गया, हर चीज का एक रोबोट आ गया। ऑटोमेटिक विंडो क्लीनर, ऐसे ऐसे रोबोट है जो विंडो पे बैठे होते हैं, वो विंडो के ऊपर छोटा सा लगा हुआ है छोटा सा, वो ऑटोमेटिकली विंडो को पूरा पानी फेंकेगा, साफ कर लेगा। और क्या चाहिए? इंटरटेनमेंट के रोबोट्स हैं।
इंटरटेनमेंट के रोबोट से मुराद क्या है? आप लोगों को शायद पता हो, DIY पता है? DIY प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ये बेसिकली हमारे पास DIY प्रोडक्ट्स मतलब छोटे छोटे से प्रोडक्ट्स होते हैं, कुछ लोग अपने टेबल पे भी रख रहे होते हैं, वो छोटे छोटे से रोबोट्स है जो स्माइल फेस बनाते हैं, और मतलब लोग उसको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं। ठीक है। फिर हमारे पास आता है ड्रोन्स। UAVs आर ड्रोन्स दैट आर आइदर कंट्रोल्ड रिमोटली और टोटली ऑटोनॉमस यूजिंग एम्बेडेड सिस्टम्स। भाई UAV ब्रो, ये जो ड्रोन्स है, ठीक है, ये ड्रोन्स के भी मल्टीपल काम होते हैं, जैसे शादियों की तकरीब वगैरह में यूज करे जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इसके काम है। ठीक है। और वीडियोस बनाना, शॉर्ट्स लेना, किसी भी चीज़ को एक सी जगह दूसरी जगह पहुंचाना, ड्रोन्स कैन बी यूज्ड इन रिकनाइसेंस। रिकनाइसेंस क्या होता है भाई? रिकनाइसेंस मींस व्हेन यू आर एट वॉर। इसराइल क्या कर रहा है? यही तो कर रहा है। ठीक है। ईरान अभी ड्रोन्स फेंक रहा है इसराइल के ऊपर, इसराइल ने ड्रोन्स फेंके गाजा के ऊपर, कितने कितने लोग शहीद हुए। और वो छोटे मोटे ड्रोन नहीं होते, वो बड़े बड़े ड्रोन होते हैं, वो जाके जमीन में फटते हैं। ठीक है। उसको बोलते हैं रिकनाइसेंस। ये बेसिकली हमारे पास वॉर के अंदर होता है, तो रिकनाइसेंस के अंदर भी हमारे पास ड्रोन्स यूज होते हैं। वॉर्स में यूज होते हैं ड्रोन्स, पार्सल डिलीवरीज में ड्रोन यूज होते हैं। इट कैन बी यूज टू मेक पार्सल डिलीवरीज। हमारे यहाँ तो खैर रोड ही खराब है, जमीन ही खराब हुई भी है। बाहर तो एयर के थ्रू पार्सल डिलीवर हो रहे होते हैं, ताकि ट्रैफिक को बचाया जाए, ये सब चीज़ों को अवॉइड किया जाए। ठीक है। तो ये जो ड्रोन्स है हमारे पास, ये ड्रोन्स जो है काम आसान करते हैं, जल्दी करते हैं, एक्यूरेट करते हैं, एरर फ्री करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, फिर ये सारा क्या है, ये सारे रोबोट्स की कैटेगरीज में आ जाते हैं ना। ठीक है। तो भाई हमारे पास 5.6.2 कंप्लीट हो गया है रोबोटिक्स। अब हम एक चीज़ रह गई है हमारी, दैट इज 6.3, एंड देन विल मूव टू द टॉपिकल पास पेपर्स ऑफ दिस, और नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और फिर हमारे पास सिनेरियो बेस होगा, तो हम फिर सिनेरियो बेस की तरफ जाएंगे। सही है भाई? तो ये है, कोई सवाल है तो बेटा हैंड रेस करें जल्दी से।